नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियों, मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश की सीमाएं सुरक्षित होने से ही विकास संभव, सशस्त्र बल वेटरन्स डे के मौके पर बोले रक्षा मंत्री। सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुखों ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी, दिल्ली और एनसीआर में अगले सप्ताह शीतलहर का अलर्ट, राजस्थान समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। चीन में दिसंबर से अब तक करीब 60,000 लोगों की कोविड-19 से मौत। चीनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने अस्पतालों में हुई मृत्यु के आंकड़े किए जारी। डब्ल्यूएचओ ने मांगी थी जानकारी। मकर संक्रांति, उत्तरायण, बिहू और पोंगल पर्व की देश भर में धूम। पवित्र नदियों और सरोवरों में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। रंग बिरंगी पतंगों से सजा आसमान। और हॉकी विश्व कप में नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड की जीत के साथ शुरुआत। बेल्जियम ने दक्षिण कोरिया को 5-0 से हराया। यूकी भामरी और साकेत माइनेनी ने जीता बैंकॉक ओपन चैलेंजर खिताब। देश आज 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मना रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश में विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। वो आज देहरादून में 7वें सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने इस मौके पर देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित चारबाग में बने उत्तराखंड के पहले शौर्य स्मारक के रूप में शौर्य स्थल का भी उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब भी आवश्यकता पड़ी है, उत्तराखंड के वीरों ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों की भलाई और उनका कल्याण सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए रक्षा मंत्रालय में एक विशेष विभाग भी कार्यरत है। देहरादून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वेटरन्स डे के अवसर पर देहरादून में श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। हमारी फॉर्मिडेबल आर्म्ड फोर्सेस के कारण ही इस देश का एक एक नागरिक सुरक्षित है और देश दुनिया में सिर ऊंचा करके वह चलता है। विश्व के मानचित्र पर आज हमारा देश जिस स्वाभिमान के साथ अंकित है, उसके पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत ही नहीं, दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार कर रही है कि आज भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। देश के 9 स्थानों झुंझुनू, जालंधर, पानगढ़, दिल्ली, देहरादून, चेन्नई, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और मुंबई में इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित समारोह में तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बलों में से एक है और सशस्त्र बलों के तीनों अंग किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के योगदान को याद किया कि भारतीय सेना आपके प्रति अपनी जिम्मेदारियों के संबंध में हर तरह प्रतिबद्ध है। आपने सेना के लिए और देश के लिए अपना जीवन काल दिया है और भारतवर्ष आपकी इस निस्वार्थ सेवा के लिए सदैव आभारी रहेगा। 156 Sparsh service centers have been made operational across all the commands of the Indian Air Force in all the self-accounting units. This will help in speedy resolution of all pension-related issues of our air veterans. जोशीमठ में प्रभावित लोगों के पुनर्वास का पैकेज हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। सरकार ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा जताया है। इस बीच प्रभावित लोगों को जोशीमठ से निकालने का काम जारी है और अब तक 185 परिवारों को राहत केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। जिन मकानों में दरारें आई हैं उनकी संख्या 760 है। इनमें से 147 को असुरक्षित चिन्हित किया गया है।
भू धसाव के चलते आई दरार के बाद प्रशासन ने जोशीमठ में घरों के जो ध्वस्तीकरण है यानी उन्हें गिराने का काम शुरू कर दिया है। जमीन धंसने के चलते जोशीमठ औली को जोड़ने वाली रोपवे के प्लेटफॉर्म में भी दरार आ गई है। खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर रोपवे अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। 2022-23 के फसल वर्ष में गेहूं का जो उत्पादन है वो 112 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 5 मिलियन टन ज्यादा है। ICAR भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान ने यह अनुमान जताया है। चालू रबी सत्र में अब तक गेहूं बुआई का रकबा 1.40% बढ़कर 337.18 लाख हेक्टेयर हो गया। अगर अनाज के भराव के चरण के दौरान मौसम की स्थिति अच्छी रहती है तो इस साल 11.2 करोड़ टन का नया रिकॉर्ड उत्पादन कर सकता है। पिछले साल 332.52 लाख हेक्टेयर रकबे में गेहूं की बुआई की गई थी। दालों के मामले में इस रबी सत्र में अब तक कुल रकबा मामूली रूप से बढ़कर 161.09 लाख हेक्टेयर हो गया है। पोषक और मोटे अनाज की खेती का रकबा बढ़कर 50.02 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो एक साल पहले की अवधि में 47.71 लाख हेक्टेयर था। तिलहन के मामले में इस रबी सत्र में 13 जनवरी तक खेती का रकबा बढ़कर 107.52 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो साल भर पहले की इसी अवधि में 99.65 लाख हेक्टेयर था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को मुंबई दौरे पर रहे। मुंबई पहुंचने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, भगवान श्री गणेश के दर्शन किए। उन्होंने ट्वीट किया कि विघ्नहर्ता गणपति जी की कृपा हमारी बाधाओं को दूर करने में मदद करे, हम सभी को अच्छे स्वास्थ्य और खुशी का आशीर्वाद दे। इस मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी उपराष्ट्रपति के साथ मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंबई में रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब मैदान में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी किया। मुंबई में वार्षिक आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शिरकत की। यह आयोजन मुंबई के रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब मैदान में किया गया। उपराष्ट्रपति ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी भी प्रदान की। कांग्रेस नेता और जालंधर से सांसद संतोख सिंह चौधरी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 76 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई नेताओं ने सांसद संतोख चौधरी के निधन पर शोक जाहिर किया है। दिवंगत नेता के सम्मान में एक दिन के लिए यात्रा रोक दी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संतोख सिंह चौधरी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है और उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात करके सांत्वना दी। 2 बार सांसद रहे संतोख सिंह चौधरी जालंधर के फिल्लौर में पदयात्रा में भाग लेते समय बेहोश हो गए थे। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए फगवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और अब एक नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का डिजिटल तौर पर शुभारंभ करेंगे। नई ट्रेन की नियमित सेवा 16 जनवरी को शुरू होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 16 से 21 जनवरी के बीच केन्या और तंजानिया की यात्रा करेंगे। उनके साथ एक शिष्टमंडल भी जाएगा, जिसमें कई सांसद और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह शामिल होंगे। लोकसभा सचिवालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में हाल में दोषी ठहराए गए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को अयोग्य करार देने वाली अधिसूचना जारी की है। केंद्र शासित प्रदेश में एक अदालत ने फैजल को हत्या के कोशिश के मामले में सजा सुनाई थी। चीन और भूटान समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने को लेकर सकारात्मक रूप से सहमत हो गए हैं, ताकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को 3 चरण वाली रूपरेखा के माध्यम से सुलझाने के लिए वार्ता में तेजी लाई जा सके। म्यांमार की सेना ने 2 गांवों पर हवाई हमले किए, जिसमें एक महिला और उसकी 2 साल की बेटी समेत 5 लोगों की मौत हो गई।
इन हमलों में 2 चर्च भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। ईरान सरकार ने रक्षा मंत्रालय में काम कर चुके दोहरी नागरिकता रखने वाले ईरानी ब्रिटिश नागरिक को मृत्युदंड दे दिया है। देशव्यापी प्रदर्शनों के बीच ईरानी ब्रिटिश नागरिक को मृत्युदंड के फैसले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो चुकी है। अमेरिका और जापान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य दबदबे के बीच कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर वो सुनिश्चित करेंगे कि क्वाड दूसरों की भलाई के लिए काम करने की एक ताकत बना रहे। अमेरिका के जॉर्जिया और अल्बामा में भीषण तूफान के बाद ढहे मकानों के मलबे से कई लोगों को निकाला गया। इस तूफान के चलते कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इस भयंकर बवंडर से कई मकान ध्वस्त हो गए, पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने देश की राजधानी में 8 जनवरी को हुए दंगों को लेकर व्यापक कार्रवाई के तहत पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो को भी जांच के दायरे में लाने की मंजूरी दी है। कोर्ट ने बोल्सोनारो के खिलाफ जांच के महाभियोजक कार्यालय के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम 16 जनवरी से शुरू होने वाले 7 मैचों के अभ्यास दौरे पर दक्षिण अफ्रीका जाएगी, जिसमें दुनिया की नंबर 1 टीम नीदरलैंड्स के खिलाफ भी 3 मैच शामिल हैं। और आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के उस पार होंगी राज्यों की बड़ी खबरें और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। No force can stop the change whose time has come. An emerging global power in a fast-changing geopolitical environment. With a goal to modernize, to showcase our defenders who are always battle ready. Watch our special presentations featuring India's defense forces and their capabilities in The Defenders, only on Sunset TV. संसद की प्रक्रिया। हमारी संसद की इस कड़ी में आज चर्चा उन प्रक्रियाओं की जिन्हें आप बार बार सुनते हैं। आज बड़ी ही आसान भाषा में हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले स्थगन, एडजर्नमेंट। स्थगन एक निश्चित समय के सदन की कार्यवाही को निलंबित कर देता है, जो घंटे, दिन या सप्ताह का हो सकता है, लेकिन वो तय होता है। सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। सदन की कार्यवाही आज दिनांक 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, एडजर्नमेंट सिने दिया, मतलब अनिश्चित काल के लिए संसद की कार्यवाही को समाप्त करना। दूसरे शब्दों में, जब सदन कार्यवाही की दोबारा बैठक के लिए कोई दिन या समय सुनिश्चित न हो, उसे ही अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। आप देख रहे हैं आज की खबर, और आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गुजरात दौरे के दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीबीआई ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय में छापा मारा। दिल्ली में लोक निर्माण विभाग की ओर से झुग्गियां गिराने संबंधी आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आतंकवादी संगठनों से संबंध होने के संदेह में गिरफ्तार किए गए 2 लोगों के भलसवा डेरी इलाके स्थित किराए के मकान से दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 2 हथगोले बरामद किए हैं।
बात मौसम की करें तो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में अगले हफ्ते शीतलहर चलने और न्यूनतम तापमान की गिरकर करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि सुबह के समय कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ सकती है। दिल्ली में 16 जनवरी से 18 जनवरी के बीच शीतलहर चलेगी। वहीं पड़ोसी राज्यों के अलग अलग हिस्सों में फिर शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना दिख रही है। वहीं मकर संक्रांति पर राजस्थान कड़ाके की ठंड की चपेट में है। प्रदेश के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 0 से 3.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में राज्य में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान फतेहपुर सीकरी में न्यूनतम तापमान 0 से 3.5 डिग्री सेल्सियस नीचे, चूरू में 0 से 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे और बीकानेर में 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी हवाओं के प्रभाव से राज्य के अधिकतर इलाकों में एक बार फिर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और शीतलहर का दौर शुरू होगा। रविवार से शीतलहर की तीव्रता में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 15 से 17 जनवरी के दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर संभाग के ज्यादातर इलाकों में कहीं शीतलहर तो कहीं तीव्र शीतलहर चलने की संभावना दिख रही है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बर्फबारी के एक दिन बाद यातायात के लिए फिर खोल दिया गया। विमान सेवाओं को भी बहाल कर दिया गया है, जिससे कश्मीर घाटी का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क फिर से जुड़ गया है। इस बीच घाटी में अधिकतर स्थानों पर भारी बर्फबारी की वजह से बर्फ की मोटी चादर सी बिछ गई है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम दर्जे की बर्फबारी हुई, जबकि श्रीनगर सहित निचले इलाकों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। इस बीच पूरी घाटी में रात का तापमान 0 से नीचे बना हुआ है। श्रीनगर में शुक्रवार रात तापमान 0 से 0.1 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। कांजीगुंड में न्यूनतम तापमान 0 से 0.4 डिग्री कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू के मैदानी इलाकों में कुछ दिनों तक घना कोहरा छाया रहा। 23 और 24 जनवरी को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का भी अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी के बाद शिमला, मनाली और कुफरी में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। होटलों के कम से कम 70% कमरे भर चुके हैं। मनाली में 23 सेंटीमीटर हिमपात हुआ, जबकि खाद्राला में 16 सेंटीमीटर, कुफरी में 12 सेंटीमीटर, शिमला और गोंडाला में 6-6 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक शुष्क मौसम रह सकता है और निचले पहाड़ी इलाके 14 से 17 जनवरी के बीच घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में रह सकते हैं। इस बीच पर्यटक को जो स्थल हैं नरकंडा में तापमान 0 से 2.5 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। कुफरी और मनाली में भी न्यूनतम तापमान 0 से 0.8 और 0.2 डिग्री कम दर्ज किया गया। बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति के 177, शिमला की 21, चंबा की 14, किन्नौर की 11, मंडी मनाली की 10-10, कांगड़ा की 2 और 4 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित करीब 250 सड़कें वाहनों के लिए बंद करनी पड़ गई हैं। लोकसभा सचिवालय की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बतौर मुख्य अतिथि आज शामिल हुए। उन्होंने संसद भवन परिसर के जेएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित भी किया। कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा कर्मचारी संघ की ओर से किया गया। इस समारोह में लोकसभा सचिवालय के कर्मचारियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। देश की आम जनता तक पहुंचने का हमारा व्यापक प्रयास है और इन्हीं सचिवालय के कर्मचारियों के कारण आज हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आम जनता तक, देश के अंतिम व्यक्ति तक हमारी लोकतंत्र की संस्थाओं के कार्यकुशलता को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे आशा है कि जिस निष्ठा से आप काम करते हैं, जिस बेहतरीन कार्यकुशलता से आप काम करते हैं, निष्पक्षता से काम करते हैं, कड़ी मेहनत से काम करते हैं, एक प्रतिष्ठा लोकसभा सचिवालय की पूरे देश के अंदर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है।
और आइए अब एक नजर डालते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। यूक्रेन की राजधानी कीव में हमले लगातार जारी हैं। आज एक बार फिर यहां सिलसिलेवार धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद हवाई हमलों के सायरन बजे। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने कीव में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं रूस ने कीव के बाहरी क्षेत्र में कोपिलिव गांव में एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया, जिससे आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गईं। वहीं रूसी सेना ने खार्किव के औद्योगिक जिले में 2 S-300 मिसाइलें भी दागी। खबर चीन से, जहां दिसंबर की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 60,000 लोगों की मौत कोविड-19 की वजह से हुई है। महामारी की स्थिति पर आंकड़े जारी करने में सरकार की विफलता को लेकर की जा रही आलोचनाओं के बाद यह कदम सामने आया है। सरकार के अनुसार मरने वालों में सांस संबंधी दिक्कत के कारण 5,503 लोगों और कोविड-19 के साथ अन्य बीमारियों के चलते 54,435 लोगों की मौत हुई। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि ये मौत अस्पतालों में हुई, जिससे संभावना भी है कि घरों में भी लोगों की मौत हुई होगी। चीन सरकार ने महामारी रोधी कदमों को अचानक हटाने के बाद दिसंबर की शुरुआत में कोविड-19 के मामलों और इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा देना बंद कर दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चीन से इस बारे में अधिक जानकारी देने को कहा था। खेल की दुनिया की बात करें तो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में आज 4 ग्रुप मैच हुए हैं। 3 बार की चैंपियन नीदरलैंड्स ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में अपने अभियान का जीत के साथ आगाज किया। डिफेंडिंग चैंपियन बेल्जियम ने दक्षिण कोरिया को 5-0 से हरा दिया। नीदरलैंड्स ने मलेशिया को 3-0 से हराया। टी वान डैम ने 19वें मिनट में गोल करके नीदरलैंड्स को बढ़त दिला दी। जिप जानसेन ने 4 मिनट पर पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल किया। तेउन बेंस ने 46वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागा। वहीं दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने चिली पर 3-1 से जीत हासिल की है। न्यूजीलैंड के लिए सैम हिहा ने पहले 2 क्वार्टर में 2 फील्ड गोल दागे, जबकि सैम लेन ने 9वें मिनट में पहला गोल किया। यूकी भामरी और साकेत माइनेनी की शीर्ष वरीय भारतीय जोड़ी ने शुरुआत में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए बैंकॉक ओपन चैलेंजर खिताब अपने नाम कर लिया। ये ATP चैलेंजर टूर में इस जोड़ी की 6ठी ट्रॉफी है। इस भारतीय जोड़ी ने क्रिस्टोफर रूंकाट और अकीरा सेंटलान को रोमांचक फाइनल में 1 घंटे और 50 मिनट में शिकस्त दे दी। पिछले साल जोड़ी बनाने वाली यूकी साकेत ने इंडोनेशियाई ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को 2-6, 7-6 और 14-12 से हराया। यूकी साकेत ने पिछले साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच 6 चैलेंजर फाइनल में जगह बनाई, जिसमें से 5 में खिताब जीते। आज मिली इस जीत से यूकी ATP यूकल रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 90वें स्थान पर पहुंच जाएंगे। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वो सभी के जीवन में बेहतर स्वास्थ्य और खुशियों की कामना करते हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं ने सुबह से ही पवित्र नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा स्नान के लिए बनारस, इलाहाबाद और हरिद्वार के घाटों पर पहुंचे और तिल का दान किया। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर में पवित्र स्नान करने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु उमड़े। मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास किया और स्नान किया और मंदिर में माथा टेका। गुजरात में आज उत्तरायण का त्योहार पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के विजलपुर में आयोजित पतंग महोत्सव में भी शामिल हुए। रबी की फसल के आगमन की खुशी में अलग अलग नामों से उत्तर से दक्षिण तक उल्लास से मनाए जाने वाले इस त्योहार को दक्षिण भारत में पोंगल, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी, असम में बिहू, उत्तर प्रदेश बिहार में खिचड़ी कहा जाता है। ये त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है और आज के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर में हुई आरती की तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।